हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक पेपर फर्स्ट का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज वेक्टर। ठीक है, वेक्टर इस वर्ड से आप बहुत ही फैमिलियर होगा, आपने फिजिक्स में ये वर्ड सुना होगा। जनरली वेक्टर की डेफिनेशन ये होती है, वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी होता है विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें हमें क्या क्या मिल जाएगा? मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और साथ में ही डायरेक्शन। अगर मैं स्केलर की बात करूं तो स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। जस्ट इसका अगर एग्जांपल ले लूं स्केलर का, तो लेंथ ऑफ अ वायर इज 3 मीटर, दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्केलर। यहां पर हमने सिर्फ वायर की लेंथ बताई हुई है, उसके डायरेक्शन नहीं बताया हुआ है कि वो फ्रॉम राइट से है या फ्रॉम लेफ्ट से है या टूवर्ड ईस्ट है या टूवर्ड वेस्ट है। बट अगर वेक्टर का हम एग्जांपल ले ले तो ले सकते हैं, माय स्कूल इज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द बस स्टॉप टूवर्ड्स ईस्ट, है ना? क्या कहा? माय स्कूल इज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द बस स्टॉप टूवर्ड्स ईस्ट, यानी बस स्टॉप से ईस्ट के तरफ मेरी स्कूल 2 किलोमीटर के अंतर पर है। तो यहां देखिए, मैंने 2 किलोमीटर दैट इज माय मैग्नीट्यूड और मैंने डायरेक्शन दे दिया उस स्कूल तक पहुंचने का। सो दैट इज द क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड द वेक्टर। अब जनरली हमें वेक्टर पढ़ना क्यों है, ये हमें कहां डे टू डे लाइफ में काम में आएगा और वेक्टर में मैथमेटिक्स का क्या यूज होगा? तो जनरली वेक्टर किसी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में किसी पोजीशन को डिफाइन करेगा कि इस पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन तक उसका डिस्टेंस कितना है और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। इसके ऊपर हम जब पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा आपको। जब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी फिर कोऑर्डिनेट एक्सेस ऑफ 3 डायमेंशनल के बारे में पढ़ेंगे तब बहुत क्लियर हो जाएगा कि वेक्टर का मैथमेटिक्स में कहां पर यूज होगा। जनरली सपोज दिस इज माय पोजीशन ए और बी, है ना? अब ये कोई पर्सन होगा ए और बी के तरफ जा रहा होगा, इसे क्रॉस करने के लिए 3 किलोमीटर चलना होगा इस बी तक पहुंचने के लिए। सो दैट मीन्स ए मेरा इनिशियल पॉइंट होगा और बी मेरा टर्मिनल पॉइंट होगा। ठीक है, अब यहां से जब ए से बी तक पहुंचेंगे तब इसे हम कहेंगे ए बी वेक्टर। इसे हम क्या कहेंगे? ए बी वेक्टर। ठीक है, ए बी वेक्टर इस तरीके से लिख सकते हो या फिर एरो दे सकते हो। ठीक है, डोंट कंफ्यूज अबाउट कि एक ही लाइन है एरो है। तो यहां पर हमने क्या कहा, ए से लेकर जब मैं बी तक कहूंगा, ये कितना डिस्टेंस है? मैग्नीट्यूड है यहां पर 3 किलोमीटर और मेरे साथ डायरेक्शन भी है कि मैं ए से बी के तरफ जा रहा हूं। तो A is my initial point and B is my terminal point. Always remember students, वेक्टर हमेशा इनिशियल से टर्मिनल तक ही जाएगा, फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल। यहां पर जब अगर ये डायरेक्शन बदल जाए, यहां का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा पर डायरेक्शन बदल जाए तो इसे हम कहेंगे बी ए वेक्टर। क्या हो जाएगा ये? बी ए वेक्टर। बट ए बी वेक्टर is equal to minus बी ए वेक्टर, नॉट इक्वल टू बी ए वेक्टर। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? माइनस बी ए वेक्टर के। रीजन इज दैट यहां माइनस साइन मैग्नीट्यूड को नेगेटिव नहीं कर रही है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो 3 किलोमीटर है वो -3 किलोमीटर नहीं होता है। जस्ट इट सेड दैट कि इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट। ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रही है? कि उसका डायरेक्शन ए बी से कैसा है? अपोजिट है। तो यहां पर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर। तो देखो, ए बी का डायरेक्शन अगर ए से बी की तरफ जा रहा है और बी से ए की तरफ जा रहा है, सो दैट इज द डिनोशंस। यहां पर हम ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर कहेंगे। मैग्नीट्यूड इन वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड वेक्टर में हम मॉडुलस में लिखेंगे और इसे लिखेंगे ए वेक्टर। ये किसके लिए मैग्नीट्यूड निकाला मैंने? ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला है, इसे कहेंगे मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। या फिर आप सिंपली इसे ए लिख सकते हो, सिंपली आप इसे ए लिख सकते हो। दैट इज मैग्नीट्यूड इज ए बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू ए। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए, तो ये होगा मैग्नीट्यूड। तो ये था वेक्टर किसे कहते हैं और कब कहते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होंगे। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर है जीरो वेक्टर। फर्स्ट क्या होगा? जीरो वेक्टर। एज वी नो दैट व्हेन जीरो वेक्टर की बात आएगी तो जब मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, मैं ओवरलुक इसका डेफिनेशंस आपके बुक में दिए हुए, मैं डेफिनेशंस नहीं लिखूंगा,
सिर्फ मैं आपको समझा दूंगा यहां। तो यहां पर जीरो वेक्टर क्या होगा, व्हेन मैग्नीट्यूड इज जीरो, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैग्नीट्यूड जीरो होना यानी इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों एक ही जगह पर होंगे। क्या होगा इसका, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स दोनों एट सेम पोजीशन। कैसे पोजीशन पर होंगे, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही पोजीशन पर होंगे, तब हम उसे कहेंगे जीरो वेक्टर्स। एंड इन जीरो वेक्टर्स डायरेक्शन इज इनडिटरमिनेट। डायरेक्शन कैसा होता है जीरो वेक्टर में, इनडिटरमिनेट, सॉरी इनडिटरमिनेट। डायरेक्शन कैसा हो जाएगा जीरो वेक्टर में, इनडिटरमिनेट। मतलब जीरो वेक्टर किसको कहेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। उसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स कहां पे होते हैं, एट द सेम पोजीशन पर होते हैं, और उसके डायरेक्शन कैसा होता है, इनडिटरमिनेट। यूनिट वेक्टर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी को पढ़ना है हमें, ये चीज हमें ध्यान रखना होगा, ये यूनिट वेक्टर क्या होता है। जनरली यूनिट वेक्टर हम कहते हैं व्हेन मैग्नीट्यूड इज वन, मैग्नीट्यूड इज वन। जब मैग्नीट्यूड वन होगा तब हम उसे कहेंगे कि इट्स अ यूनिट वेक्टर। जनरली यूनिट वेक्टर को डिनोट किया जाता है ए कैप से, ए कैप से। यूनिट वेक्टर को डिनोट किया जाएगा ए कैप से, और इसका फॉर्मूला हम कहेंगे ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्या कहा मैंने, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। यूनिट वेक्टर को डिनोट किया जाएगा ए कैप से, और इसका फॉर्मूला होगा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर को और एक नाम है, इट इज कॉल्ड द डायरेक्शन वेक्टर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्शन वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी जिसका मैग्नीट्यूड वन होगा, और ए कैप, दैट सिंबल इज कॉल्ड कैप, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और इस यूनिट वेक्टर को हम कहते हैं डायरेक्शन वेक्टर भी। ठीक है। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर कहेगा जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम होगा। क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे, तब हम उसे कहेंगे इक्वल वेक्टर। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा ये पोजीशन कुछ ऐसी है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 3 है, ये मेरा ए बी, ये मेरा सी डी, हम इसे इक्वल नहीं कहेंगे। रीजन इज दैट इनके डायरेक्शंस अलग अलग है। मैग्नीट्यूड भी सेम होगा पर डायरेक्शंस कैसे है, अलग है। बट अगर यही चीज मैं ऐसा कह दूं, सी एंड डी, ये भी 3 है, ये भी 3 है, अब ये दोनों इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। रीजन इज दैट क्योंकि इनका डायरेक्शन सेम है, ए से बी और सी से डी। तो जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों अगर सेम होंगे तब हम उसे कहेंगे इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर स्टेट्स दैट अगर मेरा ए वेक्टर होगा और उसका अगर डायरेक्शन पलट जाए, उसका अगर डायरेक्शन, जैसा हमने इसमें देखा, हम ए बी की तरफ जा रहे हैं और डायरेक्शन पलट गया, तो साइन क्या हो गई थी, माइनस बी ए। सो दैट मींस अगर नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होगा, अगर मेरा ए वेक्टर है और उसका अगर नेगेटिव वेक्टर मतलब उसका डायरेक्शन अगर बदल जाए, तो इट स्टेट्स दैट माइनस ए वेक्टर। क्या होगा, माइनस ए वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, जनरली कोलिनियर का मतलब हमने ये पढ़ा हुआ है कि एक ही लाइन पर होना, ए बी और सी, इन ए बी सी को हम कहेंगे कोलिनियर। अब ये कोलिनियर कब होगा, जब एक लाइन पर होगा। बट जब हम वेक्टर की बात करेंगे तो कोलिनियर वेक्टर तब होगा व्हेन वी से दैट ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, देन इट इज स्टेट दैट कोलिनियर वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर से पैरेलल अगर है तब हम कहेंगे इसे कोलिनियर वेक्टर। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, हाँ ठीक है, एक चीज यहाँ याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है कि मैग्नीट्यूड सेम होगा या नहीं होगा। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, बट कंडीशन इज दैट ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर यानी जिस वेक्टर के डायरेक्शन सेम होंगे। क्या सेम होगा, डायरेक्शंस आर सेम। जब लाइक वेक्टर की बात करेंगे तो इनका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब अगर मेरे पास ए और बी है और यहाँ पर सी और डी है, इन दोनों के डायरेक्शन सेम है तो मैं इसे लाइक वेक्टर कहूंगा। अगर इन दोनों के डायरेक्शन अपोज है तो मैं इसे अनलाइक वेक्टर कहूंगा। ठीक है, लाइक एंड अनलाइक। कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर यानी ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में होंगे। प्लेन दैट मींस सरफेस। ठीक है, क्लियर अबाउट प्लेन, यानी ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में होंगे उसे हम कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। 8th वन इज कोइनिशियल वेक्टर।
कोई इनिशियल वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर्स जो एक ही इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई सेट 0, ये मैं कहूं A, ये मैं कहूं B, तो यहां पर देखिए इसे कहेंगे हम को इनिशियल वेक्टर्स। OA एंड OB आर द को इनिशियल वेक्टर्स। रीजन इज दैट उनका जो इनिशियल पॉइंट है कैसा है, सेम है। इनिशियल पॉइंट कैसा है, सेम है। साथ में हम पढ़ सकते हैं इसमें और को टर्मिनस वेक्टर भी, को टर्मिनस वेक्टर, दैट मींस जिनके टर्मिनल पॉइंट सेम होंगे, जिनके टर्मिनल पॉइंट्स कैसे होंगे, सेम होंगे। देखिए एक लाइन मैं यहां से ड्रॉ करता हूं, एक लाइन यहां से ड्रॉ करता हूं, इसे O कहता हूं, इसे A, इसे B, बट इनका डायरेक्शन देख लीजिए, है ना। ये A से लेकर O तक आ रहा है, ये BO वेक्टर है, ये AO वेक्टर और ये BO वेक्टर। यहां पे क्या है, OA वेक्टर और OB वेक्टर। दैट मींस यहां पर देखिए AO और BO किस पॉइंट पर आ रहे हैं, एक ही पॉइंट पर टच हो रहे हैं। दैट मींस इनका टर्मिनल पॉइंट कैसा है, सेम है। तब हम इसे क्या कहेंगे, को टर्मिनस वेक्टर। तो स्टूडेंट्स ये थे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो चलिए देखते हैं अब अलजेब्रा ऑफ वेक्टर कि एडिशन किस तरीके से किया जाएगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, ट्रायंगल लॉ क्या है, पैरेललोग्राम लॉ क्या है, और साथ में इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है कि अगर मैं कहूं इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स, अगर ऐसे कोई दो वेक्टर्स होंगे, देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो उसका एडिशन क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस एडिशन को हम एक वर्ड याद रखिए, उसे हम कहते हैं रिजल्टेंट। एडिशन को हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट। हम कह रहे हैं इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स, देन यहां लिख लेते हैं देयर एडिशन इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इस एडिशन को हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट। अब देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, जनरली ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस होगा। सपोज इफ आई ड्रॉ एन ट्रायंगल, इसे मैं कह देता हूं A, इसे कह देता हूं B और इसे कह देता हूं C। AB का डायरेक्शन ये इसका डायरेक्शन और ये इसका डायरेक्शन, ठीक है। यहां देखिए AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर होगा। अब उसका रीजन क्या है, यहां डायरेक्शंस की तरफ ध्यान दीजिए। AB वेक्टर और BC वेक्टर का डायरेक्शन ये है ना, AB वेक्टर BC वेक्टर। इस AB वेक्टर को हम A वेक्टर कह देते हैं, BC वेक्टर को B कह देते हैं। सो दैट मींस A वेक्टर प्लस B वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू A प्लस B वेक्टर, है ना। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर, सो दैट इज इक्वल टू AC वेक्टर। तो AC वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। यहां पर देखिए डायरेक्शन, और इसका डायरेक्शन किस तरीके से, इस तरीके से जा रहा है। सो दैट इज AB, कौन सा वेक्टर है ये, AB वेक्टर है, और ये कौन सा है, BC। इट इज नॉट CB। CB अगर कह दिया तो डायरेक्शन बदल जाएगा। तो AB वेक्टर A और BC वेक्टर को हमने क्या कहा, B, तो AC वेक्टर क्या मिल जाएगा मुझे, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है। अब जनरली पैरेललोग्राम लॉ की प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। सपोज इट इज माय O, A, B एंड C, और ये मेरा डायगोनल होगा, ठीक है। अब OA इस तरीके से चलेगा, ये इस तरीके से, तो ऑब्वियस इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, है ना। रीजन इज दैट, अब देखो इन ट्रायंगल OAB अगर मैं ट्रायंगल ले रहा हूं तो क्या होगा, ये OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। अब OA वेक्टर को हम A वेक्टर कह देते, इसे B वेक्टर कहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब सिमिलरली यहां देखिए अपोजिट साइड्स आर पैरेलल कहा हुआ है एंड इक्वल कहा हुआ है, तो ये भी B वेक्टर हो जाएगा, एंड सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, A वेक्टर हो जाएगा। तो अगेन यही कंडीशन को वो फॉलो कर रहा है। देखो ये डायरेक्शन इस तरीके से चल रहा है तो ये इस तरीके से आ गया A प्लस B, यहाँ पर ये इस तरीके से चल गया तो ये इस तरीके से आ गया। सो दैट मीन्स यहाँ पर हमने ये जो डायगोनल की वैल्यू, दैट इज BO वेक्टर की हमने जो वैल्यू निकाली हुई है,
ये कैसे मिला? ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। सो इट स्टेट्स दैट OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, आपको वो कंसेप्ट डायग्राम डायरेक्शन की मदद से याद रखनी होगी। ऐसा पर्टिकुलर नहीं होगा कि हर बार आपको यही डायरेक्शंस मिलेगी, आपको वो डायरेक्शन की मदद से याद रखना होगा कि जब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करेंगे तो किस तरीके से कौन किसके साथ ऐड होगा, और पैरेललोग्राम लॉ में डायगोनल्स किस तरीके से किसके साथ ऐड होंगे। तो चलिए देखते हैं आगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अब देखिए AB मेरा A वेक्टर होगा, ठीक है, और BC मेरा अगर B वेक्टर होगा, तो मुझे क्या कहना है? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। यहां पर हम क्या कहेंगे? अगर ये कुछ इस तरीके से है तो इसका रिजल्टेंट ये क्या मिलेगा मुझे? A वेक्टर प्लस B वेक्टर अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये अगर A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो ये क्या मिलेगा मुझे? A वेक्टर प्लस B वेक्टर। किसके वजह से? अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब यहां देखिए, वी नो दैट इफ A वेक्टर माइनस B वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस ऑफ माइनस B वेक्टर प्लस ऑफ माइनस B वेक्टर, एंड वी नो दैट कि B वेक्टर का नेगेटिव ऑफ वेक्टर, जो हमने प्रीवियसली पढ़ा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर कब होता है? जब डायरेक्शन अपोजिट होता है। दैट मींस डायरेक्शन अगर इसका अपोजिट है, ये B वेक्टर का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, तो BD का क्या हो जाएगा? माइनस B वेक्टर। ओके, BD का क्या हो जाएगा? माइनस B वेक्टर। अब देखिए इसका डायरेक्शन कैसा मिल रहा है? ये ऐसा आ रहा है, ओके, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, मतलब ये डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? ऐसा। तो मुझे क्या मिलेगा? A वेक्टर माइनस B वेक्टर। दैट मीन्स अगर मैं दो वेक्टर्स को AB वेक्टर माइनस BC वेक्टर कर दूं, AB वेक्टर माइनस BC वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिला मुझे? AD वेक्टर। तो ये है माइनस में आपको याद देना है कि A वेक्टर माइनस B वेक्टर अगर है तो इट इज A वेक्टर प्लस ऑफ माइनस B वेक्टर। उस B वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ये था इसका डायरेक्शन, तो ये इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ये A वेक्टर प्लस B वेक्टर होगा। क्या होगा? AC। तो उसका अपोजिट AD क्या हो जाएगा? A वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो ये है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। तो स्केलर मतलब हमको एक कांस्टेंट टर्म, वी अज्यूम दैट k इज द स्केलर, हम कह देते हैं k स्केलर होगा। अगर इस k स्केलर को a से मल्टीप्लाइड कर दिया जाए a वेक्टर से, तो इट इज सिंपली ka वेक्टर हो जाएगा। मतलब हम स्केलर को a वेक्टर को किसी स्केलर टर्म से मल्टीप्लाइड कर दे, स्केलर टर्म दैट मींस एनी कांस्टेंट टर्म, उससे मल्टीप्लाइड कर दे, तो ये क्या हो जाएगा? ka वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ka वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ k इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। यहां पर देखिए k a वेक्टर का हम क्या निकाल रहे हैं? मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू k वेक्टर सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ k इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। यहां पर देखिए तीन कंडीशंस होगी। अगर इफ माय a इज लाइक दैट, ये मेरा अगर a वेक्टर है, और सेकेंड अगर मैंने इसे स्केलर से मल्टीप्लाइड कर दिया, स्केलर से मल्टीप्लाइड कर दिया, अगर ये स्केलर से मल्टीप्लाइड किया है दैट मींस k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। k क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो इसका डायरेक्शन एज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर रहेगा। क्या कहा है? थोड़ा केयरफुली ध्यान दीजिए। अगर a वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है और मैंने उसे अगर k से मल्टीप्लाइड कर दिया इस a वेक्टर को, अगर k 0 से बड़ा होगा तो उसका डायरेक्शन एज इट इज होगा, वो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। बट उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा इफ k इज लेस देन 0। उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा अगर k लेस देन 0 होगा। सेम कंडीशन है, क्योंकि वो माइनस में आ जाएगा। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यूज होगी, नेगेटिव वैल्यूज से मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो ये आंसर a वेक्टर नेगेटिव में आ जाएगा। दैट मींस उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। तो यहां पर हमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ऑफ स्केलर जब भी करते हैं तो k इंटू a वेक्टर ka वेक्टर हो जाएगा। उसका अगर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ k इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, और ये a वेक्टर और ये ka वेक्टर कब? जब k ग्रेटर देन 0, डायरेक्शन एज सिमिलर टू a वेक्टर, और उसका अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा जब k लेस देन 0 होगा। तो अभी हम पढ़ते हैं इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पोजीशन वेक्टर। कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा। अभी देखिए
इन प्रीवियस क्लासेस वी स्टडीड अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम ऐसा ग्राफ बनाते थे जिसमें हम इसे x कहते थे, इसे y कहते थे, इसे x डैश, यहां पर y डैश। ओके, यहां पर x डैश में हम सारी वैल्यूज पॉजिटिव लेते थे, सॉरी x पे, यहां पर y पर भी हम सारी वैल्यूज पॉजिटिव लेते थे, यहां पर नेगेटिव, इन दोनों पे क्या होती थी, वैल्यूज नेगेटिव होती थी। ठीक है, दैट मींस हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नेगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यूज दोनों इंक्लूड थी। ओके, अभी हमें पढ़ना है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में, 3D ज्योमेट्री। अब 3D ज्योमेट्री की बात करें तो इन क्लास 10 हमने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, ये सारी चीजें पढ़ी थी। दैट इज द 3 डायमेंशनल फिगर्स, उन्हें हम कहते थे 3 डायमेंशनल फिगर्स। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो यहां पर हमें और एक एक्सिस ऐड हो जाएगा, दैट इज जेड एक्सिस। क्या ऐड हो जाएगा यहां पर, जेड एक्सिस ऐड हो जाएगा। ठीक है, इट इज माई एक्स, इट इज माई वाई, और ये मेरा जेड एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक्स, वाई और जेड यहां पर जो बन गया है, तो अब वेक्टर का काम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें काम क्या होगा, तो वेक्टर हमें किसी स्पेस में किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता पाएगा। क्या बता पाएगा, पोजीशन बता पाएगा। अब देखिए यहां पर हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का क्या कंडीशन थी कि उसकी यूनिट एक कैप से हम डिनोट करते थे और उसका यूनिट मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। सपोजली वी डिसाइडेड हियर कि यहां पर आई करके एक यूनिट मैट्रिक्स होगा, सॉरी यूनिट वेक्टर होगा, किस पर, एक्स एक्सिस पर, वाई पर जे एक यूनिट वेक्टर होगा और जेड पर एक यूनिट वेक्टर होगा। तो यहां पर अगर कोई पोजीशन पॉइंट होगा, पी पॉइंट होगा, इसे हम कहते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ओके, इसे क्या कहते हैं हम, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अगर ये एक्स वाई और जेड है तो ये मेरा ओरिजिन अगर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0। अगर ये मेरा ओरिजिन है ना, ओरिजिन है तो 0,0,0। मुझे क्या करना है, इस P का पोजीशन, ये O और P का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि भैया O और P का डिस्टेंस क्या होता है। अब ये ओरिजिन क्यों आया, तो देखिए जब भी हम स्पेस में वेक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होगी। रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या, तो अगर हम एग्जांपल ले ले तो हम अर्थ का जब भी डिस्टेंस की बात करते हैं तो वी हैव एन रेफरेंस एज अ सन। हम सन को एक रेफरेंस लेते हैं और हम कहते हैं कि अर्थ की दूरी सन से इतनी है ना। अगर मून का भी होना तो मून की दूरी सन से इतनी है। मतलब अब जब हम यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो हमारा रेफरेंस वहां पर सन हो जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले तो सपोजली मुझे बस स्टॉप से स्कूल आना है तो आई हैव एन रेफरेंस एज अ बस स्टॉप कि भैया बस स्टॉप से मेरी स्कूल इतने दूर है, बस स्टॉप से मार्केट इतने दूर है, बस स्टॉप से रेलवे स्टेशन इतने दूर है। मतलब वहां पर मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, बस स्टॉप हो गया। अब नंबर लाइंस की भी बात कर ले तो देखो नंबर लाइंस जब हम ड्रॉ करते थे यहाँ 0 लिखते हैं, है ना। मतलब ये मेरा 0 रेफरेंस हो गया है। अब मुझे पता है कि 0 के राइट साइड जाऊंगा तो पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट साइड आऊंगा तो नेगेटिव वैल्यू, दैट इज द रेफरेंस। तो जब हम स्पेस के वेक्टर की बात करते हैं तब वहां पर ओरिजिन एज अ रेफरेंस लिया जाता है। क्या रेफरेंस लिया जाता है, ओरिजिन एज अ रेफरेंस। तो ओरिजिन अगर रेफरेंस पॉइंट है मेरा तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,0,0। किसके लिए, यहां पर लिए। अब देखिए ये एक्सिस कितना हो जाएगा, इस एक्सिस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,0,0, क्योंकि हमने यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर ये किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर पे। अब यूनिट वेक्टर पे वैल्यू एक्स की कितनी वैल्यू होगी, 1। ऑब्वियसली यहां पे y के लिए कितना हो जाएगा, ये 0,1,0 है ना। z के लिए कितना हो जाएगा, 0,0,1। अब अगर ये हो रहा है तो यहां पर हम i, j और k, ये पोजीशन वेक्टर है मेरा, x, y और z। ये क्या है, मेरा पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर जब भी हम निकालेंगे, किस पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, P पॉइंट के लिए। किसके रेफरेंस में, ओरिजिन के रेफरेंस में। मतलब ये OP क्या हो जाएगा मेरा, OP वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन ऐसा होगा। मुझे PO का नहीं निकालना है, मुझे पॉइंट निकालना है, ये यहां से लेकर यहां तक, P से लेकर ओरिजिन तक में। ठीक है, OP, तो ये क्या हो जाएगा, OP वेक्टर। सो OP वेक्टर इज इक्वल टू
एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये चीज बेटा बिल्कुल दिमाग में रख लो। ओपी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओपी को हम आर वेक्टर से भी डिनोट करते हैं, ओपी को हम आर वेक्टर से भी डिनोट करते हैं, दैट इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर कैसे लिखते हैं हम? ओपी वेक्टर मैग्नीट्यूड में, या फिर इसे लिख सकते हैं आर वेक्टर मैग्नीट्यूड, या फिर इसे लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो दैट इज द पोजीशन वेक्टर। मैं ज्यादा डीप में नहीं लेके जाऊंगा आपको कि ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आया कहां से, ये बनता है जब हम इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके उसके जब सरफेस प्लेन्स निकाल लेंगे तो वो थोड़ा सा ये है, इसलिए मैं आपको सिर्फ ओरल ये बता दे रहा हूं कि ओपी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर। दैट मींस ओपी को ही हम क्या डिनोट करते हैं? आर वेक्टर, और आर वेक्टर क्या होगा? एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहां पर एक चीज याद रखिए कि दैट इज आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज 1। आई किसके लिए? मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना होगा? 1 होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना होगा? 1। ये क्या है? यूनिट वेक्टर है ना। ये क्या है? हम आई किसके लिए डिनोट कर रहे हैं? दैट इज द यूनिट वेक्टर। और हमने पढ़ा भी है कि दैट इज ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इन चीजों को थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखिए। तो ये था मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर। हम किस तरीके से निकाल पाएंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर कितना होगा? ओपी आर वेक्टर लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड में, या फिर सिंपली आर लिख सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा? एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और ओपी वेक्टर क्या है? मैं बार बार यही चीज याद दिला रहा हूं। ओपी वेक्टर क्या है? द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन। रेफरेंस क्या है यहाँ पर? मेरा ओरिजिन रेफरेंस है। तो यह बेटा पोजीशन वेक्टर, आपको बार बार इस पोजीशन वेक्टर का काम आएगा, तो आपको ये याद रखना है एक्स आई वाई जे और जेड के क्या है। रीड दैट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एंड दैट कैप इज डिनोटेड फॉर द यूनिट वेक्टर। तो नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन अ स्पेस। हम अज्यूम करते हैं कि हम स्पेस में दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। देखिए, जब हमने पोजीशन वेक्टर की बात किया था तो उसमें हमने कहा था कि उसका रेफरेंस ओरिजिन होना चाहिए। हमने क्या कहा? कि उसका रेफरेंस ओरिजिन होना चाहिए। पर अगर स्पेस में हमें दो पॉइंट्स की बात करना होगा तो उसका डिस्टेंस हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे, जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो यहाँ पर लाइक द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, हम उसके कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लेंगे कि वो x1 y1 z1 और x2 y2 और z2 होगा। तो उसका डिस्टेंस दैट इज लेंथ ऑफ AB, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, दैट इज x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हमने क्लास 10th में सिर्फ टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज के बारे में पढ़ा था, x और y को लेकर। यहाँ पर 3 है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ नया नहीं है, ये इट इज जस्ट अ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो दो पॉइंट्स का डिस्टेंस जब हम स्पेस में फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ओके, दैट इज सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। अब ये क्या है इसका? इट इज द पोजीशन वेक्टर। ये क्या है? इसकी पोजीशन वेक्टर बता रहे हैं हम, ए वेक्टर की पोजीशन वेक्टर बता रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसा कर पाएंगे? देखिए, यहाँ पर याद रखना है, जब हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर पोजीशन वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स हम आई के टर्म को आई के साथ ही ऐड करेंगे, जे के टर्म को जे के साथ ही, और के टर्म को के साथ ही। तो यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा क्या? किस कंडीशन में? अगर मेरे पास पोजीशन वेक्टर दिया होगा। तो देखिए, यहां पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा a1 प्लस b1 i कैप प्लस a2 प्लस b2 j कैप प्लस a3 प्लस b3 k कैप, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोजली मेरे पास कोई वेक्टर दिया होगा, पोजीशन वेक्टर, दैट इज 3i माइनस 4j प्लस
2k और 2i प्लस 3j माइनस प्लस 4k। अब मुझे इनका क्या करना है, ऐड करना है, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये ऐड कैसे होंगे, ये देखिए, ये मेरे लिए a1, ये मेरे लिए a2, ये मेरे लिए b1, ये मेरे लिए b2, ये मेरे लिए हाँ a3 सॉरी a1 a2 a3 b1 b2 b3, ठीक है, a1 a2 a3 b1 b2 b3। तो ये मेरे लिए a1 हो गया, दैट मीन्स 3 प्लस 2i, 3 प्लस 2i, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब प्लस में क्या करना है मुझे, -4 प्लस 3j, ओके, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 प्लस 4k कैप, सो दैट इज 3 प्लस 2, है ना, दैट इज 5i माइनस -4 3, दैट इज 1 माइनस j कैप प्लस 6k, दैट इज द एडिशन। इस तरीके से आपको एडिशन करना होगा। कब, जब मैंने कहा कि a वेक्टर और b वेक्टर की ये क्या होंगे, पोजीशन वेक्टर्स होंगे। अब सिमिलरली a वेक्टर माइनस b वेक्टर अगर करना हो, a वेक्टर माइनस b वेक्टर अगर करना हो, तो आपको सिमिलरली यही चीजें करना है, a में से b को माइनस कर देना है। तो यह क्या आ जाएगा, a1 माइनस b1 i कैप प्लस a2 माइनस b2 j कैप प्लस a3 माइनस b3 k कैप। यहाँ क्या करना है, हमें जो कंपोनेंट्स है ना, x y और z क्या होंगे, कंपोनेंट्स, हम देखेंगे यहाँ कंपोनेंट्स ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होगा। पर यहाँ पर a वेक्टर माइनस b वेक्टर, दैट इज a1 माइनस b1, मतलब i के टर्म में से i ही माइनस होगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। थर्ड टर्म इज what happens if a vector is equal to b vector, if and only if वाली कंडीशन होगी, a वेक्टर b वेक्टर के इक्वल तभी हो पाएगा जब, थर्ड वन, ये सेकंड वन, a वेक्टर b वेक्टर के इक्वल तभी हो पाएगा जब a1 b1 के इक्वल होगा, a2 b2 के इक्वल होगा और a3 b3 के इक्वल होगा। ओके, क्या कहा मैंने, ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल, ए वेक्टर बी वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं, हम किसकी बात कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर्स की। यहाँ ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल तभी हो पाएगा जब a1 की वैल्यू b1 के साथ होगी, a2 की वैल्यू b2 के साथ होगी और a3 की वैल्यू b3 के साथ होगी, ठीक है। फोर्थ वन इज इफ k इज एनी स्केलर, अगर k कोई भी एक स्केलर होगा, ठीक है, कि अगर मेरा कोई भी एक स्केलर होगा, स्केलर दैट मींस एनी कांस्टेंट टर्म, यानी कोई भी हम कांस्टेंट टर्म लेंगे, अगर k मेरा एक कोई भी एक स्केलर होगा, देन k a वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखिए सपोज मैंने 5 ले लिया, यहाँ पे कर दिया 2i माइनस 3j प्लस 4k, तो इस 5 से मैं कंप्लीट पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाइड कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इट इज 10i माइनस 15j प्लस 20। तो इस तरीके से हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है एंड इफ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर आर कोलिनियर, अगर बी वेक्टर और ए वेक्टर कोलिनियर है तो हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना होगा, दैट इज बी वेक्टर इज इक्वल टू के इंटू ए वेक्टर, के इंटू ए वेक्टर। तो ये होगा, चार ये पॉइंट्स है, ये आपको रिमाइंड रखना होगा कि मतलब पोजीशन वेक्टर्स को हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं, किसको, पोजीशन वेक्टर को, ना कि सिर्फ हम वेक्टर की बात कर रहे हैं। ओके, कंपोनेंट फॉर्म्स ऑफ आर वेक्टर, इफ आर वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट वी पी, हमने ना डायग्राम देखा था, क्या कहा था हमने, ओके, इट इज माय एक्स वाई और जेड, ये मेरा ओरिजिन था और मुझे पॉइंट निकालना था इस पी पॉइंट का, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एक्स वाई और जेड, ओके, एक्स वाई और जेड। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, इसे हमने कहा था इट इज ओपी वेक्टर, या फिर हम इसे कह सकते हैं आर वेक्टर, है ना। तो इस ओपी वेक्टर, ये आर वेक्टर अगर पोजीशन वेक्टर है, आर वेक्टर क्या होता है, पोजीशन
वेक्टर होता है किस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट P के लिए, किसके रेफरेंस में, O के रेफरेंस में, विद रिस्पेक्ट टू O, किसके रेफरेंस के साथ है, O के रेफरेंस में है, तब हमें R वेक्टर क्या मिलता है, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, है ना, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप. Then we say that x, y and z are components. x, y and z are components along, किसके एक्सिस में, किसके along में है, x, y and z are components. यहाँ पर हमने पॉइंट्स लिया था a, b और c, ऐसे कुछ पॉइंट्स लिए थे. तो along that axis OB and OC, इनके एक्सिस में alongs में x, y और z उसके क्या होंगे, कंपोनेंट्स होंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था कुछ बेसिक. मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारा वेक्टर का पूरा बेसिक कंप्लीट आउट हुआ है, हम स्टेप बाय स्टेप बेसिक लूंगा. अगर वेक्टर का बेसिक बनाने चले गए तो इसमें और हमारा बाकी है सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन रूल, कोसाइन रूल, उसका एंगल्स फाइंड आउट करना. तो हम स्टेप बाय स्टेप इनके बेसिक के वीडियोस बनाएंगे. जिस तरीके से अभी मैंने इतना पढ़ा दिया है आपको, जितना हमने आज बेसिक पढ़ा हुआ है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द फर्स्ट एक्सरसाइज. ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व आउट करने के लिए वो इंपॉर्टेंट होगा, हम उतना ही बेसिक लेंगे. फर्स्टली हम फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व आउट करेंगे. आफ्टर दैट वी कंटिन्यू विद द सेकंड बेसिक वीडियो ऑन सेक्शन फॉर्मूला एंड अबाउट दैट द थ्योरम्स, उसके जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होंगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. तो आई होप स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर से आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट को क्लियर होने में मदद हो जाएगी. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.